दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। क्या पेंशन मैसेज आ गया है? एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि 29 मई को आपके खाते में आपकी पेंशन आ जाएगी। और मैं बात करूंगा सबसे बड़ी बात दोस्तों, कैबिनेट सचिव का भरोसा, एनसीजेसीएम 8 पे कमीशन में होगा अच्छा फायदा। इस बार शिवगोपाल मिश्रा जी ये बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कैबिनेट सचिव टीवी शोभनाथन जी ने भरोसा दिलाया है और आयोग की अध्यक्षा ने भरोसा दिलाया कि आपका पे कमीशन अच्छा होगा, फायदा होगा। आखिर कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे? खून के आंसू, जनता परेशान, महंगाई बेकाबू, दे दो जहर, इस तरीके की लोग कह रहे हैं बातें। और इसी के लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट बैठक की और आखिर उसमें क्या रही चर्चा, यानी सबको निर्देश था, जितने मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, कैबिनेट सचिव है, सब अलर्ट पर रहेंगे और बड़ी मीटिंग होगी दोस्तों। तो आइए खबर करते विस्तार से। जैसा कि आप देख सकते हो कि सभी बैंक्स के पेंशन मैसेज रिलीज हो चुके हैं। अपना भी आप मैसेज चेक करें, मेल चेक करें। उसके लिए निहायत जरूरी है कि आपका ऑथराइज जो मोबाइल नंबर है, यानी आपके खाते के साथ लिंक होना चाहिए। यदि लिंक है तो आपके पास मैसेज आया और मैसेज में 60% डीए बढ़ोतरी के साथ आपकी ग्रॉस पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ओआरओपी 3 के हिसाब से बेसिक पेंशन, 60% डीए, यानी टोटल जो आपकी पेंशन बनती है, यदि आपकी कटौती हो रही कम्यूटेशन की, उसको माइनस करने के बाद शेष बढ़ी हुई पेंशन आपके खाते में 29 तारीख को आएगी। इसके साथ आप यकीन कर सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट कब तक आपको अपडेट करना है और दूसरा कम्यूटेशन पीरियड आपका कब समाप्त हो रहा है और जिस तरीके से जिसकी कम्यूटेशन की ईएमआई कट रही है वो सही है। तो ये दोस्तों अपना एक बार चेक कर लें, 29 का करें इंतजार। अब मैं बात करूंगा कैबिनेट सचिव का भरोसा, एनसीजेसीएम 8 पे सीपीसी कमीशन ने क्या कहा है। जरा शिवगोपाल मिश्रा जी ने परसों यानी रेलवे फेडरेशन में एक बात कही थी कि हमने कैबिनेट सचिव और 8वें वेतन आयोग के साथ, दोनों के साथ लगभग 8 या 10 दिन के अंदर बातचीत की और लगभग हमारा जो मेमोरेंडम था, मैंने 8वें वेतन आयोग के सामने रखा था, वही कैबिनेट सचिव के सामने रखा था, वही मेरे मुद्दे थे और हमने एक लाइन खींच दी है। अब ये जो लक्ष्मण रेखा हमने खींची है, इसके पार कोई जा नहीं सकता और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा फिटमेंट फैक्टर 3.833 और मिनिमम आपको पे लेवल 1 की 69,000 से। आप सभी को पता है कि हमारे नेशनल काउंसिल जीसीएम की बैठक थी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और सेक्रेटरी शामिल थे। रेलवे की तरफ से भी उसमें हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड और हमारे मेंबर फाइनेंस और पीडीआईआर ने हिस्सा लिया था और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तमाम विषयों पर। हम उसके बारे में आपको जब विधिवत सूचना देंगे, उसके मिनट्स का थोड़ा सा लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारे माननीय टीवी शोभनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने दिया, वो ये है कि जिन लोगों की मृत्यु 2003 के साल में हो गई और उनके वारिस जो है उनको नौकरी जो है वो अनुकंपा के आधार पर 2004 में मिली, तो अगर उन फील्ड ऑफ एलिजिबिलिटी में आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन है या उनकी और जो आयु है वो सब अगर है, एलिजिबल है वो, तो उनको जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में माना जाएगा। ये मांग हम बहुत सारे समय से कर रहे थे। इस पर हम कई बार जो है वो बातचीत भी कर चुके थे और इस इशू को पेंशन मंत्रालय के साथ में भी डिस्कशन हो चुका था। उसमें हमारे मिनट्स भी ड्रा हो गए थे, लेकिन किसी न किसी वजह से हर बार टल जाता था। मुझे खुशी है कि इस बार हमारे कैबिनेट सचिव महोदय ने इसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया और उसको तुरंत हल करने का काम किया। हमारी मीटिंग भी काफ़ी अच्छी रही और बहुत ही सद्भावनापूर्ण तरीके से हुई है। मुझे आशा है कि जो निर्णय वहाँ पर लिए गए हैं, सरकार या उनके दूसरे विभाग उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे और जो कर्मचारियों का विश्वास है उसको जो है वो बनाए रखने का काम जो है वो हमारा
भारत सरकार करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। इसके साथ आपके विभागीय मुद्दे तो हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि पे बढ़ाने का, पेंशन बढ़ाने का जो फॉर्मूला है वो इससे टस से मस नहीं होगा, और इसी को लेकर के यहीं पर सब लोग अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। आखिर 8वें वेतन आयोग की ताजा खबर, एनसीजेसीएम की अहम बैठक में पेंशन से जुड़े मुद्दे। पेंशन रिवीजन 8वें वेतन आयोग में होगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि क्या बात कही कि पेंशन रिवीजन, जो कि कैबिनेट सचिव के सामने 5% एडिशनल पेंशन का मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से उठाया, किसी ने इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन कैबिनेट सचिव से जो बातचीत हुई थी, दो बड़े मुद्दे थे। उन्होंने कहा अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा था, और इस मुद्दे पर हमने पूरा जोर दिया था। उन्होंने कहा हमने कोई 18 महीने एरियर या किसी अन्य मुद्दों पर जो बात मेमोरेंडम में जो दिया था वो समझा दिया, लेकिन एडिशनल पेंशन के लिए उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश 8 पे कमीशन को भेजी जाएगी। स्टाफ साइड हर 5 साल में पेंशन रिवीजन पर जोर दे रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ पे कमीशन के दौरान अपडेट करने से पेंशनर्स महंगाई के साथ तालमेल नहीं रख पाते हैं। और ये क्या चीज है? ये है 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी, 70 के बाद 10% और 75 के बाद 15%, उसके बाद 80 के कंप्लीट होने के बाद आप 20% जो देते आ रहे हैं वो तरीका चलता रहेगा, लेकिन इस तरीके को 65 साल के बाद लागू करना है 5, 10, 15% के हिसाब से। ये आप देख सकते हो। उन्होंने कहा है कर्मचारी अपने आश्रितों के लिए ज्यादा फैमिली पेंशन चाहते हो। उसके साथ उन्होंने इस बात मुद्दे को भी रखा कि जो 30% पेंशन है उसको 50% पेंशन करने की बात की जा रही है, क्योंकि और दिव्यांग बच्चों के लिए इनकम सर्टिफिकेट नियम को ढील देने की मांग, यानी जो बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की बात उन्होंने कहा ये वाजिब नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है आश्रित बहू के लिए फैमिली पेंशन की मांग। विधवा यदि बहू है, बेटा खत्म हो गया है और ये उन्होंने कहा ससुर एक्सपायर्ड हो जाता है, तो ये एक और लायबिलिटी जोड़ी है कि बहू है वो कहां भटकेगी, दोबारा शादी नहीं कर सकती, उसके बच्चे हैं, उसका सामाजिक शोषण होगा। इसके लिए डीओपीटी के लिए इस कानून की बात की है कि इसको भी पेंशन दिया जाए। स्टाफ साइड ने फैमिली की डेफिनेशन को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा ताकि फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी के लिए विधवा डिपेंडेंट बहू को भी शामिल किया जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग को कानून मंत्रालय के साथ सलाह करने के लिए इस प्रस्ताव का निर्देश दिया है। तो दोस्तों आपकी इसके ऊपर क्या राय, आपकी क्या राय इसके ऊपर? उन्होंने कहा है यदि हस्बैंड और वाइफ हैं, जॉब करते हैं और जॉब करने वाला हस्बैंड है, फौजी है, और मान लो एक्सपायर्ड हो जाता है, उसकी वाइफ एक्सपायर्ड हो जाती है, तो उसके बाद यानी कहीं उसका बच्चा है उसके सामने ही गुजर गया होगा और उसकी विधवा बहू है, उसको 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं विधवा बहू और उसकी लायबिलिटी सास ससुर पे चली जाती है को बेटा ने दुनिया छोड़ दी है। अब क्या सामाजिक जरूरत नहीं बनती है कि उसकी जो डिपेंडेंसी है वर्तमान में वो खर्च कर रहा है, तो बहू को भी आश्रित मानना चाहिए, यानी फैमिली का दायरा बढ़ाने की बात की और कैबिनेट सचिव ने हां किया है और डीओपीटी को कहा है कि इसके लिए कानूनी सलाह रखी जाए। यानी ये दो पेंशनर्स की प्रमुख ये 5 मांगे थी, वो मैंने आपके सामने रखी। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा खून के आंसू, जनता परेशान, दे दो जहर, महंगाई बेकाबू हो रही है और सब लोग इस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी देश विदेशों में घूम रहे हैं, हालांकि वो विदेशों से लौट के आ गए। बात विश्व गुरु की जा रही है। बात कहा कि इस बार महंगाई की मार, अच्छे दिन आएंगे, मोदी सरकार आएगी। अभी थोड़ा सा आपने डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, रसोई गैस बढ़ी, इससे पूरी व्यवस्था सारी बढ़ गई, यानी सब्जियां बढ़ गई, खाने की चीजें, पहनने की चीजें, आप मकान बना रहे हो, हर जगह बढ़ी है। ये बात सत्य है, थोड़ी बढ़ी नहीं है। ये महंगाई से 20 से 25% एकदम बुरी तरह हर जगह बढ़ गई है। सरकार विश्व गुरु है तो वो दूसरे के लिए गुरु है, हमारे लिए वो विश्व गुरु नहीं है। तो रसिया से अगर तेल लेता तो आज हमारे देश में तेल का रेट नहीं बढ़, अगर वो ईरान से तेल आता तो हमारे देश में रेट नहीं बढ़। ट्रम्प को अपना फूफा चाचा मामा बना रखा है, तो अब हम क्या कह सकते। सीएनजी ले लो, उसके बाद घरेलू तेल, हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है। हमारे तो ट्रांसपोर्ट का ही काम है। 10 गाड़ियां चलती थी, आज के टाइम में 7 गाड़ी चल रही है, 3 गाड़ी हमने कम कर दी। मोदी जी बोल रहे हैं कि आप कहीं पर विदेश मत घूमो, आप खुद विदेश घूमने जा रहे हो, तो इस हिसाब से तो देश नहीं चलेगा ना। आप दूसरों के खर्चे को कहते हैं खर्चा कम करो, अपने को खर्चा कम करने का। गवर्नमेंट सिलेंडर कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, कुछ नहीं पता। सीएनजी कहाँ से थे, कहाँ पहुंच गई। इससे बड़े तो कांग्रेस बहुत बढ़िया थी। कांग्रेस बहुत बढ़िया थी, कम से कम एक्शन तो लेते थे कुछ तो। अगर पब्लिक रोड पे आई है कुछ तो कम करते थे, उसको सुनाई तो होती कुछ। ये तो कुछ नहीं, तानाशाही चलती है। नोटबंदी, लॉकडाउन, जीएसटी का बाद से जो ना बहुत बुरा। 3 रुपया 90 पैसा बढ़ गया।
बताइए पेट्रोल पे जेब पे खर्चा है कि नहीं? ये तो कह रहे अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा। अच्छे दिन कब आएंगे वो तो पता ही नहीं चल रहा है, और महंगाई होते जा रहा है और बदतर होते जा रहा है। अच्छे दिन क्या हो रहा है? अरे मैं बोलता हूँ कि 20 गुरु बने, बहुत अच्छी बात है। तो अपने जनता का पेट को भूखा रख करके 20 गुरु नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है कि देश की हालत खराब है और अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन सिर्फ नेताओं के हैं, सरकार के हैं, और यहां पर आदमी त्रस्त है। पेट्रोल पंप पे एक रिपोर्टर अलग लोगों से राय मांग रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हो। और अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है दोस्तों, पश्चिम एशिया में भारी संकट के ऊपर, यानी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। होना तो समझ लो आगे और स्थिति खराब हो सकती है। जब इतनी समस्याओं के बाद जैसे ही माननीय मोदी जी विदेश लौटे, उन्होंने कैबिनेट बैठक ली, यानी कैबिनेट बैठक कल शाम को 5 बजे शुरू हुई और दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि हर एक मंत्रालय के, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री हैं, सचिव हैं, सब शामिल होंगे और जद्दोजहद होगी इस बात पर कि पश्चिम एशिया में जारी संकट, आर्थिक संकट के प्रभावों का जिक्र करते हुए कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए, यानी आम आदमी को किस तरीके से राहत प्रदान की जाए, किन किन चीजों में कटौती की जाए, किस तरीके से इस आर्थिक संकट का सामना किया जाए, इसको लेकर के बैठक जारी है और सबसे इसकी राय ली जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।